यह है प्रश्न संख्या 41 और प्रश्न यहाँ पर यह कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन प्रस्तावों को पारित करके किसी भी मंत्री की निंदा की जा सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रस्ताव और यहाँ पर जो है सही उत्तर आपको बताने हैं। पहला कथन जो है यहाँ पर यह कर रहा है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो यह जो है किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। किसी सदस्य द्वारा इसे तब प्रस्तुत किया जाता है जब उसको लगता है कि सही गलत तथ्य प्रकट किया गया है, गलत सूचना दिया गया है और गलत सूचना देकर कि कोई मंत्री जो है सदन या सदन के पूरा सदस्य के विशेषाधिकार का हनन किया है और इस स्थिति में जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है जो मंत्री होते हैं उस मंत्री की निंदा करना। और इस प्रकार जो है पहला कथन यहाँ पर सही है और पहला कथन सही है, तो विकल्प बी जो है यहाँ पर गलत होंगे। दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कह रहा है निंदा प्रस्ताव, और निंदा प्रस्ताव भी जो है यहाँ पर सही है। इसे एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। इसे मंत्रिपरिषद के कुछ विशिष्ट नीति और उसके कार्यों के विरुद्ध निंदा के लिए लाया जाता है और इस प्रकार जो है दूसरा कथन भी सही है और दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन सही है, तो विकल्प सी जो है यहाँ पर गलत हो जाएंगे। और तीसरा कह रहा है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, तो ये जो है गलत है। ये किसी जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात करें तो ये जो है सार्वजनिक हित की दृष्टि से अत्यंत जो महत्वपूर्ण विषय का जो प्रश्न होता है तो उसकी ओर जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए और उस मंत्री का आधिकारिक बयान लेने के लिए जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार जो है इसमें किसी मंत्री की निंदा नहीं की जाती और तीसरा विकल्प गलत है, तो यहाँ पर जो है डी विकल्प भी गलत हो गया। ये जो है इसका सही उत्तर है, 1 और 2 जो है इसका सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 और यहाँ पर प्रश्न ये कर रहा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों यानी राज्य विधान परिषद के स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य होते हैं उसके निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। पहला कथन यहाँ पर यह कह रहा है कि पहला कथन यहाँ पर यह कह रहा है कि 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जो है निर्वाचित होते हैं और यहाँ पर जो है पहला कथन सही है, क्योंकि विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य होते हैं वो राज्य के स्थानीय निकाय जिसमें जो है नगर पालिका, जिला पंचायत या अन्य स्थानीय निकाय, स्वायत्त संस्थाएं ये सब जो है शामिल होती हैं, उसके द्वारा जो है निर्मित एक निर्वाचन मंडल द्वारा जो है निर्वाचित होती है। इस प्रकार जो है पहला विकल्प जो है इसमें पहला कथन जो है इसमें सही है और यदि पहला कथन जो है सही है तो यहाँ पर जो है विकल्प सी गलत हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरे कथन की। तो दूसरा कथन ये कह रहा है कि 1/6 सदस्य कम से कम 3 वर्षों से स्नातक रहे और राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 1/6 सदस्य नहीं, 1/12 सदस्य जो हैं ऐसे होते हैं जो कि कम से कम 3 वर्षों से स्नातक रहे और राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होते हैं और इस प्रकार जो है दूसरा कथन गलत है। तो यहाँ पर विकल्प बी भी गलत हो जाएगा, विकल्प डी भी गलत हो जाएगा, सिर्फ एक जो है इसका सही उत्तर है। तीसरा कथन भी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कह रहा है कि 1/3 संबंधित राज्य से लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो जो कि बिल्कुल गलत है। तीसरा कथन सही नहीं है। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों से निर्वाचित होते हैं जो कि विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। यहाँ पर लोकसभा का कोई कार्य नहीं है, ये विधानसभा से चुने जाते हैं और तो इसलिए जो है यहाँ पर तीसरा कथन भी जो है गलत है। ये जो है इसका सही उत्तर है, यानी कि कथन 1 जो है इसका सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 और प्रश्न यहाँ पर यह कर रहा है कि निर्वाचन संबंधी जो विवाद होते हैं उसके न्याय निर्णयन हेतु अधिकरण गठित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है। तो निर्वाचन संबंधी यदि कोई विवाद होता है तो उसके न्याय निर्णयन हेतु अधिकरण गठित करने का अधिकार किसके पास है, यही जो है बात इस प्रश्न में बताना है और यहाँ पर जो है कूट दिए गए हैं, उस कूट के अनुसार जो है सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जो है भाग 14 क को जोड़ा गया और इस 14 क को जो स्थापित किया गया तो इस भाग को जो है अधिकरण नाम दिया गया और इसमें जो है केवल 2 ही अनुच्छेद शामिल है। पहला अनुच्छेद है 323 क
और दूसरा अनुच्छेद है 323 ख। तो इसमें जो है 2 अनुच्छेद शामिल है और ये जो है ये अधिकरण से संबंधित है। उसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 323 ख जो है ये वाला अनुच्छेद जो है ये जो है संसद और राज्य विधानमंडल को निर्वाचन संबंधी विवादों के न्याय निर्णयन या उसके विचारण के लिए अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है। और इस प्रकार जो है इसमें विकल्प कथन 1 सही है, कथन 3 सही है और यहाँ पर जो है कथन 2 जो है गलत है, राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है, और 2 गलत है। तो यहाँ पर जो है विकल्प बी, विकल्प डी और विकल्प ए जो है गलत है, 1 3 जो है सही है, यानी कि केवल जो है 1 और 3 जो है इसका सही उत्तर है। संख्या 44 और प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है कि यदि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत प्रणाली से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में परिवर्तित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा रिजल्ट सामने आएगा। तो कौन सा रिजल्ट जो है आने की संभावना अधिक है। और यहाँ पर पहला कथन ये कह रहा है कि राजनीतिक दल मतों के अनुपात में सीट जीतेंगे, जो कि बिल्कुल सही है। यदि जो है इसको सर्वाधिक वोट पाने वाली यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बदले समानुपातिक प्रतिनिधित्व को लागू कर दिया जाए तो पहला जो है यहाँ पर ए विकल्प जो दिया गया है जो कि सही है, राजनीतिक दल मतों के अनुपात में सीट जीतेंगे। दूसरा जो है विकल्प ये कह रहा है कि समाज के विभिन्न वर्गों को सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो बिल्कुल सही बात है। और तीसरा ये कह रहा है कि सरकार के गठन के लिए अधिक संख्या में बहुदलीय गठबंधन हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, तीसरा भी जो है यहाँ पर सही है। और इस प्रकार जो है तीनों कथन यहाँ पर सही है, डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 45 और प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है कि अंतर्राज्य परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। कि परिषद का निर्णय सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। तो बात करें ये इंटर स्टेट काउंसिल की, तो ये जो है संविधान के अनुच्छेद 263 में इसका प्रावधान है और इसके तहत जो है राज्यों और केंद्र सरकारों के मध्य और राज्यों के मध्य समन्वय हेतु अंतर्राज्य परिषद के गठन का जो है प्रावधान इसमें 263 में किया गया है। और इस प्रकार यदि किसी समय राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि इसी परिषद की स्थापना से लोकहित सिद्ध होगा तो वह जो है राष्ट्रपति जो है इसका गठन कर सकता है। तो 263 के तहत जो है राष्ट्रपति इसका गठन कर सकता है, राष्ट्रपति को पावर है। और कथन 1 जो कह रहा है कि परिषद के निर्णय सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं, जो कि सही नहीं है। अंतर्राज्य परिषद एक ऐसा निकाय है जिसका गठन सिफारिश के आधार पर किया जाता है। इसका कर्तव्य केंद्र एवं राज्यों के मध्य, केंद्र एवं संघ शासित प्रदेशों के मध्य एवं राज्यों के आपस में संबंधों से संबंधित मामलों में जांच पड़ताल करना है। इसका उद्देश्य ऐसे मामलों पर जांच, चर्चा और विचार विमर्श करके उनके मध्य समन्वय को बढ़ाना है। इस प्रकार जो है ये जो है सभी पक्षों पर बाध्यकारी नहीं है। तो जो है यहाँ पर जो है पहला जो है कथन जो है यहाँ पर गलत है और पहला कथन गलत है, तो विकल्प ए जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा कथन ये कह रहा है कि परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। परिषद की वर्ष में जो है कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए और यहाँ पर दूसरा विकल्प भी गलत है और दूसरा कथन गलत है, तो विकल्प बी भी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। अंतर्राज्य परिषद की वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए और इसकी बैठकें बंद कमरे में होती है और सभी प्रश्नों पर जो है निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे कथन की। तो तीसरा कथन ये कह रहा है कि परिषद की अस्थायी समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। बिल्कुल गलत बात है। परिषद की अस्थायी समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसके संरचना में 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और 9 मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, तो ये भी बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, चूंकि यहाँ पर तीनों जो है कथन गलत है और तीनों कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर जो है डी होगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसका सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 और प्रश्न यहाँ पर यह कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ हैं
जो किसी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए पर्याप्त है। यानी कोई जो राजनीतिक दल है यदि उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिले तो इसके लिए जो है कौन सी परिस्थिति होनी चाहिए, कौन सी परिस्थिति जो है मान्य है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहला कथन यहाँ पर यह कर रहा है कि वह लोकसभा के साधारण निर्वाचन में 4 सीटें प्राप्त करता है और किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन बिल्कुल सही है और पहला यदि सही है तो विकल्प बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा कथन ये कह रहा है, दूसरा कथन यहाँ पर ये कह रहा है कि वह लोकसभा साधारण निर्वाचन में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटों पर विजयी होता है। तो ये भी बात सही है और ये भी जो है इसकी मान्यता के लिए पर्याप्त है, राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए। तो दूसरा कथन भी सही है और दूसरा यदि सही है तो यहाँ पर जो है विकल्प सी गलत हो जाएंगे। तीसरा कथन ये कह रहा है कि उसे कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है तीसरा विकल्प जो है गलत है और तीसरा विकल्प गलत है। तीसरा कथन गलत है तो यहाँ पर विकल्प डी जो है गलत हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर है, यानी कि 1 और 2 जो है इसका सही उत्तर है। में तीसरे कथन में ये कहा गया कि 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, जो कि गलत है। कम से कम जो है 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 और प्रश्न यहाँ पर यह कर रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से जो है बताना है कि कौन सा जो है सही नहीं है, यानी कि कौन सा जो है गलत है। 47 और चूंकि यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही नहीं है तो पहले कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन ये करा है कि संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि को निर्धारित किया है, जो कि यहाँ पर जो है पहला कथन सही नहीं है और पहला कथन सही नहीं है तो यहाँ पर विकल्प ए भी गलत हो गए, विकल्प सी भी गलत हो गए। तो संविधान ने जो है राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि को निर्धारित नहीं किया है, इसे जो है संसद पर छोड़ दिया है और संसद ने इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को अधिनियमित किया है। तो ये बात आप जानते ही होंगे और इस प्रकार जो है पहला जो है विकल्प पहला जो है कथन जो है ये सही नहीं है, गलत है। उसके बाद दूसरा जो है ये कह रहा है कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है सेवानिवृत्त होते हैं। कथन जो है यहाँ पर सही है और चूंकि इसमें गलत चुनना था तो एक जो है इसमें गलत है, इसलिए विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर है और बाकी जो है विकल्प ये तीनों विकल्प जो है गलत हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 और प्रश्न यहाँ पर यह कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वह 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो बात करें 11वीं अनुसूची की तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के दायरे में 29 कार्यात्मक विषय जो है इसमें सम्मिलित किए गए हैं और इस 29 कार्यात्मक विषय में कृषि भी शामिल है, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन भी शामिल है। तो यहाँ पर 1, 2 जो है दोनों सही है, विकल्प सी गलत हो गया, विकल्प बी भी गलत हो गया और प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा भी शामिल है। तो यहाँ पर 3 भी सही है, तो 3 भी सही है तो यहाँ पर विकल्प ए भी गलत हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी शामिल है, इस प्रकार 4 भी शामिल है। तो 1, 2, 3, 4 जो है एक ही विकल्प बचता है कि 1, 2, 3, 4 जो है इसका सही उत्तर है। 5वां जो है यह समवर्ती सूची में शामिल है और चूँकि 5वां जो है विवाह और विवाह विच्छेद ये संविधान के 7वीं अनुसूची के सूची नंबर 3 जो कि समवर्ती सूची है उसी सूची का जो है यह विषय है और इस पर राज्य और संसद दोनों कानून बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 और प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है कि घड़ियालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ये कह रहा है, इसमें से जो है सही उत्तर आपको बताना है। पहला कथन ये कह रहा है कि उन्हें IUCN प्रजातियों की लाल सूची यानी रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन जो है सही है और पहला कथन सही है तो विकल्प डी भी गलत है, विकल्प बी भी गलत है।
दूसरा कथन ये कर रहा है कि भारत में अपने प्राकृतिक आवास में घड़ियाल केवल चंबल नदी में पाए जाते हैं, केवल चंबल नदी में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर दूसरा कथन जो है गलत है और दूसरा कथन गलत है। तो यहाँ पर विकल्प सी भी गलत हो जाएंगे। ये जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी केवल एक जो है सही है। यह न केवल चंबल नदी में, न केवल चंबल नदी में, जबकि उत्तर प्रदेश के गिरवा नदी में, मध्य प्रदेश के सोन नदी में, उत्तराखंड के रामगंगा नदी में, बिहार के गंडक नदी में, उड़ीसा के महानदी में, इन सभी नदियों में घड़ियाल पाई जाती है। और इस प्रकार जो है दूसरा जो कथन दिया गया है जो कि गलत है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 और प्रश्न यहाँ पर यह कर रहा है कि निम्नलिखित विधियों में से किस या किन का संसद में पूर्व स्थापन करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विधेयक है जिनको संसद में स्थापित करने से पहले, संसद में पूर्व स्थापन करने से पहले जो है उसके राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। तो बात करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक के लिए बिल्कुल ज़रूरी होती है। धन विधेयक जो है बिना राष्ट्रपति के पूर्व स्थापन के इसको जो है संसद में पूर्व स्थापन नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार जो है पहला कथन जो है सही है, और पहला कथन सही है तो यहाँ पर विकल्प डी भी गलत हो जाएंगे, विकल्प बी भी गलत हो जाएंगे। दूसरा ये कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक, तो संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। और चूंकि दूसरा जो संविधान संशोधन विधेयक है इसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पर विकल्प ए भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी होगा, यानी 1 और 3 जो है सही है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, जो कि आर्टिकल 3 के तहत जो है किया जाता है, तो इसके लिए भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर है, यानी 1 और 3 जो है सही है, जबकि दूसरा कथन जो है गलत है।